देखिए, जो आज की क्लास होगी हमारी, वो डेप्रिसिएशन पे होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक साल के अंदर या एक वर्ष के अंदर फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें बहुत सारी असेट्स यूज करनी पड़ती हैं। दो असेट्स हम लोग यूज करते हैं, एक फिक्स असेट्स और दूसरी करेंट असेट्स। फिक्स असेट्स कौन सी असेट्स को कहते हैं? जो कंपनी की खुद की हो, मतलब जो ओन्ड हो, कंपनी की खुद की हो, जिसका कंपनी में यूज भी होता हो और जिसका फ्यूचर बेनिफिट हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ जो है ना वो मोर देन 1 ईयर हो। यानी जिस असेट्स की लाइफ आपको लगती है कि एक साल से ज़्यादा है उसको बोलते हैं फिक्स असेट्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, ये फिक्स असेट्स हुआ। इसी तरीके से फर्नीचर या मशीन भी क्या हुआ? फिक्स असेट्स। क्योंकि कंप्यूटर और फर्नीचर कंपनी का है, ओन्ड, उसका इस्तेमाल भी बिजनेस में होता है और उसका आगे भी बेनिफिट्स आपको मिलता है। और करेंट असेट्स वो होता है जिसकी वैल्यू में बदलाव होता है, मतलब देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। जैसे कैश है तो कैश की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। कभी कंपनी के पास कैश ज़्यादा हो जाता है, फिर पेमेंट करते हैं तो कैश कम हो जाता है। ऐसे ही बैंक बैलेंस है, जब आप पेमेंट करते हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, जब आपको कोई पेमेंट करता है तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। इसी तरीके से स्टॉक होता है, जब आप परचेज करते हैं तो स्टॉक बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जब आप सेल्स करते हैं तो स्टॉक कम हो जाता है। मतलब ये ऐसी असेट्स हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं, तो इनको करेंट असेट्स कहा जाता है। इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट पे लगता है, इसलिए मैंने लिखा रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है और रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना। तो जब आप इसको बिजनेस में यूज करोगे ना, इन दोनों असेट्स को, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो कम होना हुआ वो एक तरह का एक्सपेंस माना जाता है। यानी एक्सपेंस दो तरह का होता है, एक दिखता है और एक दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता उसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं, और जो दिखता है उसे कैश एक्सपेंस। जैसे सैलरी जो है वो कैश एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, बट ये नॉन कैश है। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? क्लियर हुआ? फिक्स असेट्स पे लगता है। अब फिक्स असेट दो तरह की होती हैं, एक फिक्स असेट्स होती है टांजिबल और एक फिक्स असेट्स इनटांजिबल।
जिस असेट्स को आप टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनका भौतिक स्वरूप होता है, आकार होता है, और जिसे आप देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, आ जाइए। तो जो टांजिबल फिक्स असेट्स है उसमें क्या क्या आ जाएगा? कंप्यूटर आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी। ये सब क्या है? टांजिबल फिक्स असेट्स। क्योंकि कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनका एक भौतिक आकार होता है। जैसे लाइक ये टीवी है तो आप इसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका एक आकार है, इसका एक फिजिकल शेप और साइज है। तो इस पर जब डेप्रिसिएशन लगता है, जब इसकी वैल्यू कम होती है तो इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। किसकी? टांजिबल फिक्स असेट्स, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन पर जब वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो इनटांजिबल असेट्स होती हैं, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इनकी भी वैल्यू कम होती है। तो इसकी जो वैल्यू कम होती है उसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। दोनों का मतलब कम होना ही है, बट इनटांजिबल फिक्स असेट्स पर जब वैल्यू कम होगी तो उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और जब टांजिबल फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कब लगता है? तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड में की जाती है, 31 मार्च को। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो किस तरह का एक्सपेंस है। देखिए, बिजनेस में जो खर्चे होते हैं हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के खर्चे बिजनेस में होते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, हमें विजिबल होते हैं, विजिबल जो दिखते हैं, जैसे सैलरी है। आप सैलरी पे करेंगे ना तो आपका कैश कम हो जाएगा, या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। रेंट है, ये भी आप पे करेंगे, ये खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो पे करेंगे तो आपका बैलेंस कम होता है, कैश का या बैंक का आपका बैलेंस कम होता है। कमीशन है, रिपेयरिंग है, ये सब पैसा आपको कैश या बैंक के जरिए पे करना पड़ता है। तो इसका एक नाम दे दिया गया है कि इसे हम बोलेंगे कैश एक्सपेंस। मतलब ये दिखता है और आपका बैलेंस भी कम होता है, तो इन सारे खर्चे को हम बोल सकते हैं कैश एक्सपेंस। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते तो हैं बट दिखते नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन। ये भी एक खर्चा है। क्यों है? क्योंकि आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। यहां पर आपकी असेट्स की वैल्यू ही कम हो रही है, कैश आपका असेट्स है, तो जब आप सैलरी पे करेंगे तो कैश आपका कम होता है,
इसी तरीके से जो आपकी मशीनरी है वो भी एक असेट्स है, बट जब आप उसे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे मशीनरी की वैल्यू कम होती है, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो ये भी एक्सपेंस है। इसी तरीके से जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा वैल्यू कम हो जाता है। ऐसे ही जब कोई कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करता तो बैड डेब्ट्स हो जाता है, इससे भी हमारी वैल्यू कम हो जाती है। यानी इन सब की वजह से भी हमारा खर्चा बढ़ता है, हमारी वैल्यू घटती है, हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका एक नाम दे दिया गया नॉन कैश एक्सपेंस। ये भी एक्सपेंस है, खर्चा है, और ये भी एक्सपेंस है, बट ये ऐसा खर्चा है जो होते हुए दिखता है कि खर्चा हो रहा है, और ये ऐसा एक्सपेंस है जिसे आपको रियलाइज करना पड़ता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसकी वैल्यू को आपको पता करना पड़ता है कि कितना खर्चा हुआ। और ये दोनों हम एक मेथड है उसकी वजह से करते हैं, उसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है कि एक साल के जितने भी इनकम हो और जितने भी एक्सपेंस हो वो दोनों आपको दिखाने हैं। साल भर की इनकम भी दिखानी है और एक्सपेंस भी दिखाना है। तो अगर आपका ये एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस है, इसको आपने दिखा दिया बट इसे आपने नहीं दिखाया, तो इसका मतलब हुआ कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होते हो, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, चाहे वो कैश एक्सपेंस हो चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंस हो, हमको दोनों की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। यानी अगर आप सैलरी पे करेंगे तो सैलरी की एंट्री होगी, और डिप्रिसिएशन अगर होगा फिक्स असेट पर उसकी भी हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो ये हम लोगों ने समझा कि डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पे लगता है, करेंट पे नहीं लगता। दूसरा, फिक्स असेट दो होता है, टांजिबल और इनटांजिबल। तो डेप्रिसिएशन का संबंध टांजिबल फिक्स असेट से है, यानी कंप्यूटर, फर्नीचर और मशीन की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन, और गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स ये इनटांजिबल फिक्स असेट्स है, तो इसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन ना बोल के एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। हालांकि दोनों का मतलब कम होना है, दोनों ही हमारे लिए फिक्स असेट्स है। तो टांजिबल की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन, और इनटांजिबल की वैल्यू कम होगी तो एमोर्टाइजेशन कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाना पड़ता है। उसको बोलते हैं कॉजेस, कारण। डेप्रिसिएशन आखिर क्यों लगाना पड़ता है, तो इसके 4 कारण हैं। पहला है वियर एंड टीयर। इसका क्या मतलब हुआ? टूट फूट, कमी हो जाना। आप कोई भी असेट्स यूज करो, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती ही है, पुराना होता है सामान, उसके अंदर टूट फूट, घिसावट, उसका परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी पहले के कंपेयर में कम हो जाती है, तो उसका एक नाम दे दिया गया है वियर एंड। ये एक कारण है जिसकी वजह से फिक्स असेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। दूसरा कारण है पासेज ऑफ टाइम। हर असेट्स की एक लाइफ होती है, कोई भी चीज जिंदगी भर के लिए नहीं होती, लाइफ टाइम कोई चीज नहीं होती। कंप्यूटर है, उसकी एक लाइफ है। अब एग्जैक्ट लाइफ नहीं पता, बट एक स्टैंडर्ड पता है कि 4 से 5 साल चल सकता है, 6 से 7 साल चल सकता है। तो इसको कंपनी एक्ट में डिफाइन कर दिया गया है कि किस एसेट्स की कितनी लाइफ होगी।
तो मान लो एक कंप्यूटर है, आपने खरीदा और ये मान के चलते हो कि उसकी लाइफ तुम्हारी 5 साल रहेगी, ये मान लेते हो, एज्यूम कर लो। हो सकता है रियल में 7 साल चल जाए, वो अलग बात है। बट अभी आप मान रहे हो कि कंप्यूटर की लाइफ 5 साल है, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि ज्यादा? क्योंकि 2 साल तो इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब अभी उसकी लाइफ कितनी बची है? तो 3 साल उसकी लाइफ बची है, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन लगाने की एक वजह यह भी है, एक वजह तो है वियर एंड टीयर, एक वजह है पासेज ऑफ, कि जैसे जैसे सामान पुराना होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पासेज ऑफ टाइम। तीसरा, एग्जॉशंस। एग्जॉशंस का मतलब होता है एग्जॉस्ट से, यानी हर चीज एक समय के बाद खराब हो जाती है या वो परफॉर्म नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीनरी है, 10 साल तक आप उसे यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। बट एक टाइम के बाद आप जब यूज करेंगे तो उससे रिवेन्यू के मुकाबले एक्सपेंस ज्यादा होने लगेगा। जैसे एक बाइक है, शुरू के 4-5 साल सही से इस्तेमाल करोगे तो माइलेज ज़्यादा मिलेगा और आपको कम खर्चे में ज़्यादा चलेंगे आप। लेकिन अगर वो गाड़ी 15 साल की हो जाएगी ना जब, तो फिर आप उससे चलोगे तो चलेगी, लेकिन आपका खर्चा पहले के कंपेयर में ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि उसका एवरेज कम हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो पता होता है कि एक टाइम के बाद उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मान लीजिए कोयले की खदान है, कोयला निकाल रहे हैं, तो हमेशा थोड़ी निकलेगा, एक टाइम के बाद वहां से कोयला निकलना खत्म हो जाएगा, फिर नई खदान, नया माइन करना पड़ता है। इसी तरीका से ऑयल वेल होते हैं, तेल के कुएं जिससे तेल निकलता है, वो हमेशा नहीं निकलता, जब वो खत्म हो जाता है तो दूसरा हमें ऑयल वेल बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हर चीज एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, तो जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू, हम आपको समझा रहे हैं कि ये सब कारण है जिसकी वजह से किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। और चौथा मुख्य कारण है ऑब्सोलेंस, यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके पास 4G फोन है और 5G आ जाए, या 5G फोन है, 6 जनरेशन का फोन आ जाए, तो 5G की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जब भी कोई नई मशीनरी आती है, नई चीज आती है, तो पुरानी की वैल्यू कम हो जाती है। और आप जानते हो कि समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहता है, हर चीज में टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है। ये 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, वाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन, तो आप बोलेंगे कि देयर आर 4 मेन, बोल सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स, या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉजेस, और देयर आर 4 रीजन फॉर डेप्रिसिएशन: वियर एंड टीयर, passes of time, exhaustions एंड obsolescence। यही 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन लगता है। फिर उसके बाद है कि नीड, आखिर जरूरत क्या है इसकी। एक तो हमने कारण समझ लिया कि डिप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, दूसरे में हम समझेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, नीड फॉर डिप्रिसिएशन। तो इसके भी 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है क्यों करते हैं डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, टू नो
ट्रू प्रॉफिट, मतलब सही मुनाफा, सही प्रॉफिट अगर जानना है तो बिना डेप्रिसिएशन के नहीं पता चलेगा। आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको एग्जैक्ट फेयर एक्चुअल में आपको प्रॉफिट पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 लाख का मुनाफा हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस नहीं किया आपने, मतलब 30,000 की वैल्यू असेट्स की आपकी क्या हुई है, कम हो गई है। वो दिखाई तो देती नहीं है, बट आपने अंदाजा लगाया तो लगा कि इस साल 30,000 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपको ये करना चाहिए कि 2 लाख में से 30,000 रुपए कम कर देने चाहिए। तो इसका मतलब 1,70,000 रुपए का आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ना करेंगे तो क्या मानना पड़ेगा, मुनाफा कितना हुआ, जबकि 2 लाख रियल में नहीं हुआ है। तो डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है, नीड फॉर डिप्रिसिएशन। तो पहला फायदा है कि इसकी वजह से टू नो ट्रू प्रॉफिट, सही मुनाफे का पता चलता है। दूसरा, टू नो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, या असेट्स की एक्चुअल वैल्यू पता करना। मान लो तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी की वैल्यू 5 लाख रुपए दिख रही है। इसका मतलब हुआ कि आप मानते हो कि आपके पास 5 लाख रुपए की मशीन है, ये मानते हो। बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए मशीन दिखा रहे हो, तो ये मानना हुआ कि आप ये मान के चल रहे हो कि तुम्हारे पास 5 लाख की मशीन है, जबकि आपको ये भी पता है कि मशीन की वैल्यू हर साल कम हो जाती है। किसकी वजह से? तो मान लेते हैं कि 10% वैल्यू कम हो जाती है, तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है। तो हमें 5 लाख में से 50,000 माइनस कर देना चाहिए, तो कितना बचेगा, 4 लाख। अगर आप 5 लाख दिखाओगे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये कि आप हाँ, आप जो है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट बता रहे हो, आप वो वैल्यू बता रहे हो जो आपने पहले खरीदी थी, बट आप वो वैल्यू नहीं बता रहे जो आज उसकी मार्केट में वैल्यू है। तो आपको जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उस साल की वैल्यू बतानी है। जब खरीदा था तो उस वक्त वैल्यू कुछ और थी, पर जब 2-3 साल आप इस्तेमाल करोगे तो हर साल उसकी वैल्यू तो आपको कम करके दिखाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन से एक फायदा और हो रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स दिखती है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, ना हम उसे ज्यादा दिखाते हैं और ना कम। सपोज डेप्रिसिएशन ना होता तो हम असेट्स की वैल्यू वो दिखाते जितने में हमने उसे खरीदी थी, तो वो तो फेयर नहीं था। आपको लग रहा है कि आपने 5 लाख की खरीदी थी, बट आज उसकी कीमत 50,000 भी नहीं है। तो 5 लाख लिखने का मतलब हुआ कि आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो कि हमारे पास इतने की संपत्ति है, बट रियलिटी में आपके पास नहीं। तो आपको वो बताना ही क्यों, आपको वो बताना है जो रियलिटी में आपके पास असेट्स है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि हम एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाते हैं। तीसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ देखो, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो हर साल उसकी वैल्यू क्या होती है, कम। सपोज हर साल 20,000 कम हो रही है और तुम्हारे पास मशीन की वैल्यू है 1 लाख। मशीन कितने की है और हर साल कमी कितनी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 साल बाद खर्चा कितना दिखाएंगे और असेट्स की वैल्यू को घटा देंगे और बताएंगे
कि अभी हमारे पास कितने की वैल्यू बची है, 80,000। ऐसे ही हर साल कम करते जाएंगे, एक दिन ये क्या हो जाएगा और इधर ये बढ़ता रहेगा, हर साल 20 इधर आता रहेगा, इधर हो जाएगा, इधर 1 लाख था, इधर था पहले 0, इधर 1 लाख था, इधर 0, हर साल ये कम होता चला गया। ऐसे करते करते ये 0 हो गया हर साल। पहले 1 लाख था और ये डेप्रिसिएशन 0, फिर असेट्स की वैल्यू हर साल 0 हो गई और डेप्रिसिएशन की वैल्यू। अब आपकी मशीन को बदलना है क्योंकि पुरानी हो गई, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आपके पास पहले से ही क्या है, 1 लाख है। इसी से आप एक नई असेट्स को क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। हो सकता है एक 10 की हो गई हो, 10,000 और ऐड कर देंगे। कहने का मतलब, अगर हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ना करते तो ये पैसा भी हमारे पास बिजनेस में धीरे धीरे एलोकेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, और ना हम कोई असेट्स खरीद पाते। और मान लो कि हम खरीद भी लेते तो किसी पैसे को कहीं यूज करते। जब आपने कोई पहले से प्लानिंग नहीं करा है तो किसी चीज का पैसा कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, तो इससे आने वाले टाइम में क्या आ जाएगा, डिस्टरबेंस आ जाएगा। जैसे स्टॉक खरीदने के लिए पैसा रखा है और उस पैसे को मशीन में लगा दिया, फिर अचानक माल खरीदना है, कैसे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, लोन लेना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है कि पता है कि असेट्स की वैल्यू कम भी हो रही है, लेकिन आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस में धीरे धीरे पैसा एलोकेट हो रहा है, और एलोकेट होने की वजह से जब असेट्स पुरानी हो जाएगी उसी पैसे से हम नई मशीनरी खरीद लेंगे। तो ये भी तीसरा बेनिफिट है, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। और चौथा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑल इनकम एंड एक्सपेंस मस्ट बी रिलेटेड टू सेम फाइनेंशियल ईयर। ये सारे एक्सपेंस हैं, इसी साल के हैं, इसका क्या नाम है, कैश एक्सपेंस। ये भी सारे एक्सपेंस हैं और ये भी इसी साल के हैं, और इसका क्या नाम है। तो डेप्रिसिएशन का लॉ कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि दोनों ही खर्चा है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ विजिबल यानी कैश एक्सपेंस दिखाएंगे या नॉन कैश दिखाएंगे, या आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, दोनों ही दिखाना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आपको कैश एक्सपेंस भी दिखाना है और नॉन कैश। इसलिए भी हमें डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। किस वजह से करनी पड़ती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के क्या जरूरत है, क्या उसका फायदा है, तो इसके 4 फायदे हमने बताए। पहला, इससे ट्रू प्रॉफिट पता चलता है। दूसरा, इससे एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है। तीसरा, हम असेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। और चौथा, हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग जब करते हैं तो अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी डेप्रिसिएशन जो है एज पर स्टैंडर्ड है, तो हम रूल के अकॉर्डिंग इसे वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि डेप्रिसिएशन की जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं फैक्टर। 3 चीजें क्या, पहली चीज उसकी टोटल कॉस्ट, फिक्स असेट्स की टोटल कॉस्ट। दूसरा,
एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स, और तीसरा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये 3 चीजें हैं। टोटल कॉस्ट मतलब कितने में परचेज किया था, तो वो तो पता ही होता है। जैसे एक मशीन आपने कितने में खरीदा, 5 लाख में, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट। फिर एज पर लॉ यानी कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इसकी लाइफ 10 साल है। इसकी लाइफ कितनी मानी जाएगी, 10 साल। ऐसा कहाँ लिखा है, कंपनी एक्ट। और स्क्रैप वैल्यू हम इसकी 5% कम से कम मान सकते हैं। कितना, स्क्रैप मतलब जब चीज पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, तो उसे जब हम उसे कबाड़ में बेचते हैं स्क्रैप, तो उससे हमें क्या रिटर्न मिल सकता है, कितना पैसा मिल सकता है, उसको स्क्रैप बोलते हैं। जैसे घर में पुराने सामान है और उसे कबाड़ी को बेचते हैं, तो जो पैसा आता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो 5 लाख की चीज है, 10 साल बाद उसे बेचोगे, अब किसी काम की नहीं, एकदम पुरानी है, वर्क नहीं कर रही है, फिर भी बेचोगे तो कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपए तक मिलेगा, यह रूल कहता है। एक्चुअल में इससे ज्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिलता है, बट आपको अंदाजा नहीं है कि कितना मिलेगा, तो ये अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए यहां लिखा है एस्टिमेटेड, अनुमानित। तो एक्चुअल वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। तो जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करना शुरू करेंगे, तो ये 3 चीजें आप ध्यान में रखेंगे। पहली चीज, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है जो भी आपने खरीदा है। दूसरी चीज, उसकी लाइफ कितनी है। और तीसरी चीज, उसकी स्क्रैप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये 3 चीजें आप पता कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है। डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं, किस पे लगता है, कारण क्या होता है, उसकी नीड्स क्या है, और उसके फैक्टर्स क्या है। नोट कर लीजिए।